देखिए, हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आज जो हमें बात करनी है, बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करनी है। पहले इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन की जब बात होती है तो यहीं पे रामकृष्ण परमहंस की भी बात इंक्लूड हो जाती है, और यहीं पे हम लोग स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। जब ये सारी बातें हो जाएंगी, उसके बाद कल की डेट में इक्का दुक्का जो अलग से 8-10 समाज सुधार से संबंधित लोग व्यक्ति रहे हैं, एक एक लाइन में उनकी बातें भी हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा कल, तो फिर 2 दिन का और समय लगेगा। जो इस्लाम धर्म में कुछ सुधार को लेकर के संस्थाएं गठित की गई, पारसी धर्म में सुधार को लेकर के कुछ संस्थाएं जो गठित हुई, फिर जो सिख धर्म में कुछ सुधार हुए, उनके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी कम से कम 3 से 4 दिन इस टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे, विधिवत तरीके से जो हम लगातार करते चाहते हैं, जिस तरीके से, वैसे ही यहाँ भी और आगे भी लगातार हम लोग काम करते चले जाएंगे। देखें, समझने का प्रयास करिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो वैसे भी आधी सी ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, पहला ही प्रश्न बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको पता भी होगा 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो 2 नाम यहां पे देखने को मिलता है। एक HP ब्लावत्स्की, नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेने में, लेकिन करत करत अभ्यास के लिया जा सकता है। HP ब्लावत्स्की ये कैसी महिला थी? तो इनके माताजी अलग देश के, पिताजी अलग देश के, तो इनको जर्मन रूसी महिला के तौर पे जाना जाता है। अमेरिका में जाकर के रहने लगी थी, तो बाद में अमेरिकन हो गई। जर्मन रूसी महिला के तौर पे जाना जाता है। और इनके साथ कर्नल अलकाट, ये 2 व्यक्ति मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1875 में करते हैं। कहां करते हैं? तो ये न्यूयॉर्क में करते हैं। कहां पे? न्यूयॉर्क में करते हैं। कौन कौन? HP ब्लावत्स्की जर्मन रूसी महिला, कर्नल अलकाट जो कि अमेरिकी थे। ठीक है, अमेरिकी सेना के थे। अब प्रश्न बनता है कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये कॉन्सेप्ट वाली बात जुड़ जाती है, उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य 2 प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहले कि जितने भी सारे प्राचीन धर्म हैं, सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करना एक उद्देश्य था। उद्देश्य पहला, सभी प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करना। दूसरा जो इनका उद्देश्य था, वो दूसरा उद्देश्य था धर्म को मानव कल्याण से जोड़ना, अर्थात मानव की सेवा करना। ठीक है, धर्म के आधार पे कुछ ऐसा माहौल बनाना कि मानव सेवा को ईश्वर सेवा माना जाए। ये 2 उद्देश्य थे। इस उद्देश्य में एक चीज निकल करके आई कि जब इन लोगों ने तुलनात्मक विश्लेषण करने की शुरुआत की, तो ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट जैसे लोगों को यह महसूस हुआ कि भैया, ये जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म सभी प्राचीन धर्मों में
कैसा है? सर्वाधिक गूढ़ है, सर्वाधिक गूढ़ एंड आध्यात्मिक है। अर्थात इन लोगों ने सबसे बेस्ट धर्म किसको माना था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सर्वाधिक बेस्ट धर्म, सबसे पुराना धर्म, सबसे लोकप्रिय धर्म, सबसे अच्छी बातों, नैतिकता वाली बातों वाला धर्म हिंदू धर्म को माना था। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? तो ये शुरुआत तो हो गई न्यूयॉर्क में, लेकिन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो रहा था। 1882 की बात है, 7 वर्ष बाद 1882, 1875 में इसकी स्थापना हो गई। 1882, 7 वर्ष बाद भारत में इसका मुख्यालय बनता है। भारत में इसका मुख्यालय कहां पे बना? इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पे, अडयार, ये याद करना है। भारत में मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय स्थापित करते हैं लोग, और यही भारत वाला अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के तौर पे स्थापित हुआ। अडयार इसका सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक वैसे ही जैसे कल हमने देखा था दयानंद सरस्वती आर्य समाज में, कि आर्य समाज की स्थापना तो बंबई में हुई, इसकी स्थापना हुई न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पे बना? तो आर्य समाज का लाहौर में और इसका अडयार नामक स्थान पे। ठीक है। 1882 के बाद 1889 का वर्ष आता है। 1889 का वर्ष, फर्स्ट टाइम, पहली बार एनी बेसेंट इस संस्था से जुड़ती हैं। एनी बेसेंट इस संस्था से जुड़ी। कब जुड़ी? 1889 में एनी बेसेंट पहली बार इस संस्था से जुड़ती है। जब जुड़ी तो उन्होंने, अर्थात एनी बेसेंट ने कुछ अतिरिक्त प्रयास किया इस संस्था के संदर्भ में, तो कुछ और लोकप्रियता बढ़ी। 1891 में एनी बेसेंट 1891 में पहली बार भारत आई। पहली बार भारत आई तो कुछ काम और ज्यादा किया एनी बेसेंट ने, तो यह और ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ठीक है। पहली बार भारत आती हैं, और पहली बार जब भारत आई तो उसके बाद धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता में और ज्यादा विकास होता है। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण बात हुई, अब ध्यान से देखते चले जाएंगे क्योंकि तथ्य मिलेंगे आपको। इसी दौरान 1898 का वर्ष आता है। 1898 एनी बेसेंट ने क्या किया? किसने? एनी बेसेंट ने क्या किया? 1898 में कहां पे? बनारस में। बिल्कुल क्रम से बता रहा हूं इतिहास को। बनारस में एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू स्कूल। पता होगा, CHS, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। कब? 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल, कहां पे? बनारस में। ये वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कहां पे? ये महत्वपूर्ण है, और क्या? ये महत्वपूर्ण है 1898 में। इसके बाद क्या हुआ? 1907 की बात हुई। 1907 में ये जो अलकाट साहब थे ना, अलकाट की मृत्यु हो जाती है। अलकाट की मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट क्या हुई? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। क्लियर है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। जब अध्यक्ष बनी तो और ज्यादा काम किया, और ज्यादा थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकप्रिय होता गया जनता के बीच में। ठीक है। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा एक मुद्दा और जुड़ जाता है। ये बनारस में जो सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था 1898 में एनी बेसेंट ने, तो इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ जाता है कि
मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, मालवीय के प्रयास से क्या होता है, ये जो CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जो था, एनी बेसेंट ने जो खोला हुआ था, इसका रूप विस्तृत हुआ, रूप विस्तृत हुआ। और यही CHS मदन मोहन मालवीय के कारण से, इनके प्रयास से अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बड़े स्तर पे स्थापित हुआ। कब की बात है? यह बात है 1916 की। अर्थात अगर पेपर में कभी यह प्रश्न पूछा गया कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने, मदन मोहन मालवीय ने। कौन सा स्कूल कालांतर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल ही, और बड़े पैमाने पर किसके प्रयास से, किसकी वजह से, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1916 में। और जब 1916 में BHU स्थापित हुआ तो एक प्रश्न और, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन में तीसरा चरण गांधी की बात करेंगे ना, तो वहीं पे यह बात दोबारा से हम देखेंगे कि इस समय वॉयसराय अर्थात गवर्नर जनरल कौन था जिसने शिलान्यास किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। तो ये जो शिलान्यास किया था 1911 से लेकर के 1916 तक जो वॉयसराय या गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने ही इसका शिलान्यास किया हुआ था। अर्थात फीता काटने वाली जो रस्म होती है, तो फीता काटने वाली रस्म किसने निभाया था BHU के उद्घाटन के लिए? लॉर्ड हार्डिंग ने। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हो रही थी 1916 में, फीता काटा था हार्डिंग ने, तो मदन मोहन मालवीय ने एक गेस्ट के रूप में, गांधी जी 1915 में आ गए थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लगभग 22 वर्ष के बाद 1915 में आ चुके थे भारत। तो मदन मोहन मालवीय ने एक गेस्ट के रूप में गांधी को यहां पे आमंत्रित किया था, गांधी को आमंत्रित किया था, ठीक है। और जब गांधी को बनारस आमंत्रित किया था तो गांधी जी गए थे। BHU के स्थापना के अवसर पे 1916 में गांधी जी बनारस गए हुए थे, और गांधी जी ने यहीं पे भारत में पहली बार, एक अलग से तथ्य, भारत में पहली बार गांधी किसी जनसभा को संबोधित किए थे। जनसभा को संबोधित यही बनारस में किए हुए थे, याद रहेगा, संबोधित किए। और क्या भाषण दिया हुआ था, किस मुद्दे पर? तो ये जो 1916 का समय चल रहा था, भारत में होम रूल आंदोलन वाला समय था। भारत में होम रूल की बातें हो रही थी। होम रूल का मतलब स्वशासन, ठीक है। और गांधी जी ने ये जो जनसभा को संबोधित किया था भारत में पहली बार दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, तो इसमें किस पर भाषण दिया हुआ था, किस विषय पर? तो गांधी जी ने अपना जो पहला जनसभा में भाषण दिया था, उसका जो थीम था वो स्वराज पे इन्होंने अपने मत रखे हुए थे। दोबारा से एक बार देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1875 में। जुबान से बोलते रहे। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पे होती है? न्यूयॉर्क में। किसने किया था? दो लोगों ने मिलकर के किया था। कौन? एक मैडम थी, एक सर थे। सर कौन थे? अल्काट। और मैडम कौन थी? ब्लावत्स्की। क्लियर? 3 तथ्य। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था सभी प्राचीन धर्मों का आपस में तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करना और अलग अलग धर्मों के विषय में बातें बताना जनता के समक्ष, और मानव धर्म को मानव कल्याण से जोड़ना, ठीक है। हिंदू धर्म को इन लोगों ने सर्वाधिक गूढ़ और आध्यात्मिक अर्थात बेस्ट बताया था। इसी कड़ी में थोड़ा सा 1875 के बाद 1882 का वर्ष आता है कि भारत में इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया अडयार में। 1889 में फर्स्ट टाइम एनी बेसेंट
इस संस्था से जुड़ती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। 1891 में एनी बेसेंट पहली बार भारत आती हैं। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। ये जो 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, 1916 में किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल अब बीएचयू के नाम से जाना गया। अर्थात बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। प्रश्न बनता है कि इसका शिलान्यास किसने किया हुआ था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और इसमें गेस्ट के रूप में, शिलान्यास के अवसर पे गेस्ट के रूप में मदन मोहन मालवीय ने गांधी को भी बुलाया था, और गांधी जी ने यहीं पे बनारस में पहली बार भारत में अपनी जनसभा को संबोधित किया था और स्वराज का ज्ञान लोगों को दिया हुआ था। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। 1910 नहीं, 1911 बोलेंगे उसको, 1911 से 16। आगे बात करते हैं। 1900 ध्यान देंगे। इसी दौरान एनी बेसेंट ने एक और काम किया। एनी बेसेंट ने एक और काम किया, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। समाज सुधार के क्षेत्र में ही एनी बेसेंट ने एक नई संस्था की स्थापना की। नई संस्था की स्थापना की, किसी को नहीं पता होगा, नाम है उसका ब्रदर्स ऑफ सर्विस। ब्रदर्स ऑफ सर्विस की स्थापना की। ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। 1916 की बात है। 1916 में एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने भी चलाया था, तिलक जी ने भी चलाया हुआ था। एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन चलाया था, तिलक जी ने भी चलाया हुआ था। एनी बेसेंट पहले शुरू करना चाहती थी, लेकिन शुरुआत किया था तिलक जी ने। जब आएगा समय होम रूल का तब देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1917 की बात है। 1917 में इन्होंने, अर्थात एनी बेसेंट को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अर्थात कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1917 में, उसकी अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। और इसी साथ कांग्रेस के अधिवेशनों में एक नया तथ्य जुड़ जाता है। प्रथम महिला कौन थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? तो प्रथम महिला थी 1917 में एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्ष बनी हुई थी। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो 1916 का वर्ष है, तो 1916 में ही एनी बेसेंट ने दो नए समाचार पत्र निकाले। कौन कौन से? एक था कॉमनवील और एक दूसरा था न्यू इंडिया। कॉमनवील और न्यू इंडिया समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो एनी बेसेंट से ही संबंधित है न्यू इंडिया और कॉमनवील। क्लियर है? और 1917 की बात करें तो 1917 में ही इन्होंने दो और संस्थाओं का गठन किया था। 1917 में एक संस्था थी, दो नई संस्था। एक थी बालचर संघ और एक था महिला संघ। बालचर संघ और महिला संघ नामक दो अन्य संस्थाओं का गठन किया हुआ था। यहां पे जाकर के इनकी बात फिनिश होती है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में सारी बातें फिनिश। अब बात करेंगे विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की और रामकृष्ण परमहंस की। बालचर संघ, महिला संघ, ठीक है। देखें, विवेकानंद की बात से शुरुआत करते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी 1897 में।
कहां पे की थी? कलकत्ता में। 1897 कलकत्ता में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी इधर उधर बातें इसमें मिलेंगी। अब ये जो 1897 है, 1897 का मतलब क्या हुआ? 19वीं सदी का अंत हो रहा है ना, 19वीं सदी का अंत हो रहा है 1897 का मतलब, क्योंकि 3 वर्ष बाद ही 20वीं सदी की शुरुआत हो जाएगी। 3 वर्ष बाद ही 20वीं सदी की शुरुआत हो जाएगी। अब एक प्रश्न यहीं पे बनेगा कि 19वीं सदी का अंतिम सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा है? 19वीं सदी का अंतिम सुधार आंदोलन यही रामकृष्ण मिशन था। याद रहेगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य जो था, इस मिशन का उद्देश्य वही थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे धर्म में सुधार और मानव कल्याण, मानव सेवा, धर्म को मानव सेवा से जोड़ना, यही इनका 2 उद्देश्य था। अगर कोई एक उत्तर लगाना होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का या फिर रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था, कोई एक उत्तर लगाना होगा तो आप हमेशा मानव सेवा लगाइएगा। ठीक है, मानव सेवा को ईश्वर सेवा इन लोगों ने स्वीकार किया हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो मानव सेवा कर रहे हैं, तो एक प्रश्न बनता है कि रामकृष्ण मिशन या विवेकानंद के विचारों का स्रोत क्या था? अर्थात किस एक दर्शन से या किस एक परिपाटी से इनके विचारों की प्रेरणा मिली हुई थी? तो इनके विचारों का जो स्रोत था वो था वेदांत दर्शन। याद रहेगा, रामकृष्ण मिशन के समस्त विचारों का स्रोत या कुंजी कहां पर थी? वेदांत दर्शन में। अर्थात विवेकानंद वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। वेदांत दर्शन में क्या कहा गया है? ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। और हम सारे प्रकृति के जो भी चराचर जगत के जो भी जीव हैं, चाहे एक टांग वाली छोटी सी जीव या बिना टांग हाथ पैर वाली कोई भी जीव, या हम जैसे मानव, या बड़े बड़े हाथी और जो भी बड़े बड़े जीव हैं, या प्रकृति के जो भी पशु पक्षी आदि आदि कोई भी, वेदांत दर्शन कहता है सब कुछ ब्रह्म है। अर्थात ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है, जिससे हम सारे जीव लोग इस प्रकृति के अलग हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेदांत दर्शन कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, जो भी कुछ है सब कुछ एक ही तत्व है, और वो तत्व है ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म के ही अंश ईश्वर भी है, ब्रह्म के ही उससे नीचे अंश देवता है, ब्रह्म के ही अंश हम मानव हैं, ब्रह्म के ही अंश हमसे नीचे के जीव हैं, ब्रह्म के ही अंश सबसे निचले स्तर के जीव जंतु हैं। और इस प्रकार की बात जैन दर्शन में भी कुछ शब्दों में मिलती है, और पाश्चात्य दर्शन में एक बहुत ही बड़े बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिज ने भी कुछ ऐसी बातें की हुई हैं। तो ये जो इनका उद्देश्य था, मानव सेवा और धर्म में सुधार, इन दोनों में भी सबसे प्रमुख मानव सेवा। इनके समस्त कार्यों या विचारों का प्रेरणा स्रोत क्या था? अर्थात विवेकानंद के बुद्धि विवेक का जो डेवलपमेंट हुआ था वो किससे प्रभावित था? वो वेदांत दर्शन से प्रभावित था। क्लियर है? अब विवेकानंद को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि विवेकानंद 19वीं सदी के अंत में अपने इस संस्था की शुरुआत करते हैं। एक और प्रश्न बनता है
कि 19वीं सदी का नव हिंदूवाद, याद कर लेंगे, ये तथ्य है सीधे सीधे। नव हिंदूवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है विवेकानंद। किसको कहा जाता है? विवेकानंद को कहा जाता है। 19वीं सदी का नव हिंदूवाद का संस्थापक या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि विवेकानंद को कहा जाता है। अब एक तथ्य और बनता है कि विवेकानंद के जो गुरु थे, वो गुरु का नाम क्या था? इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। कब से कब तक इनकी जीवन लीला रही? तो 1834 में भाई साहब जन्म लिए थे और 1886 में भाई साहब की मृत्यु हो गई थी। तो रामकृष्ण परमहंस 1834 में जन्म लिए, 1886 में मरे। इनकी जो पत्नी थी, बड़ी परीक्षा में इनकी पत्नी का नाम भी पूछा हुआ था एक बार, शारदा मणि। क्या नाम था? शारदा मणि। तो ये गुरु हो गए और ये गुरुवाइन हो गई, ठीक है, शारदा मणि। अब रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी कुछ प्रश्न बनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म तो हो गया, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर, गजाधर दोनों शब्द लिखा हुआ है, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, आजकल बंगाल में खेला होबे चल रहा है, बंगाली लोग ही हैं। गदाधर चट्टोपाध्याय इनका वास्तविक नाम था। ये भाई साहब पुजारी थे। किसके पुजारी थे? काली माता के पुजारी थे। बंगाल में काली माता ही सबसे फेमस है। काली माँ के पुजारी थे। किस मंदिर में पुजारी थे? तो दक्षिणेश्वर, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर एक स्थान है, दक्षिणेश्वर में काली माता जी का एक मंदिर था, वहीं एक पुजारी थे और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काली मां से लगातार संपर्क भी रखते थे, तंत्र के माध्यम से। ये एक अलग सी बात है। 1880 में ध्यान से देखेंगे, 1880 में पहली बार विवेकानंद की मुलाकात किससे हुई थी? तो विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मुलाकात विवेकानंद की 1880 में हुई थी। विवेकानंद जी मिले। जैसे आप भी परेशान रहते हैं शेखर सर से गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विवेकानंद भी नरेंद्र दत्त थे शुरुआत में, अभी दोबारा से आएंगे उनके ऊपर। नरेंद्र दत्त अर्थात विवेकानंद भी परेशान थे। जब मुलाकात हो गई गुरु जी से, परेशान थे, गुरु जी ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। गुरु जी ज्ञान कैसे मिलेगा? भूल जाता है सब कुछ, कुछ ऐसा बताइए कि भूले नहीं। सुनते थे, एक दिन परेशान हो गए रामकृष्ण परमहंस। बगल में हुगली नदी बहती थी। एक दिन सुबह सुबह कहे, चलो नरेंद्र तुम्हें घुमा करके लाते हैं। नरेंद्र जी खुश, क्या लगता है गुरु जी खुश हैं? तो खुश हैं तो आज कुछ गुरु ज्ञान देंगे कि ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। नरेंद्र जी चलते हैं। गुरु जी कहाँ ले जा रहे हैं? तो गुरु जी ने कहा कि तौलिया वौलिया ले लो, थोड़ा सा चलते हैं, स्नान ध्यान करके आते हैं, फिर तुम्हें मैं बताता हूं। छटपटाहट थी ज्ञान प्राप्त करने की। गुरु जी के साथ जाते हैं, हुगली में डुबकी लगाते हैं। तो अब युवा अवस्था के थे, उछल कूद मचा रहे थे हुगली नदी में। एक बार ऐसे डुबकी लगाया, जैसे डुबकी लगाया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके ऊपर चढ़ बैठे। जब चढ़ बैठे तो फिर अब ऐसे पूरा पकड़ लिया, पानी में गोता लगाए हुए हैं। अब गोता लगा रहा, अब छटपटा रहे हैं, पानी के बुलबुले ऊपर निकल रहे हैं। भाई साहब नरेंद्र एक बिल्कुल परेशान, आए तो वह मची हुई।
अंदर से अब आवाज तो नहीं निकल रही है, मन में आवाज निकल रही होगी, गुरुजी बाहर निकालो, क्या करो गुरुजी, जान लोगे क्या? बिल्कुल। अब विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण जी को ऐसा लगा होगा कि अब नहीं तब अब निपट जाएगा। अचानक से हाथ हटाते हैं, अंदर से ऊपर आते हैं पूरा हांफते हुए एकदम, और थोड़ा सा जब कूल हुए होंगे, गुरुजी क्या कर दिया, आपको तो मैं गुरु मानता था, आपने ऐसे क्या कर दिया। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं मेरे ऊपर भी, जैसे हाय तौबा मचाने लगते हैं, इतना ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर कैसे होगा, आप तो पहले पढ़ा रहे थे अब तो भगा रहे हैं। तो खैर, तो बड़ी छटपटाहट रही ज्ञान प्राप्त करने की। गुरुजी ने ज्ञान देने के लिए ही दबा दिया, उनको गोता लगवा दिया, नाराज हो गए अपने गुरुजी पर ही, क्या कर रहे हैं, ऐसे लगा देंगे तो हम निपट गए होते। उन्होंने कहा रामकृष्ण अच्छा कूल हो जाओ, क्या हो गया? गुरुजी ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विवेकानंद थोड़े शांत हुए, फिर पूछा रामकृष्ण परमहंस ने, ये बताओ जब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठा था, तुम पानी में थे, गोते लगा रहे थे, निपटने वाले थे, कैसा महसूस हो रहा था? स्टोरी सुनने के लिए माहौल का होना जरूरी है ना, इस वजह से कहता हूँ माहौल बहुत बड़ी चीज होती है। अब भूत ही पिक्चर देखनी है किसी को, भूत प्रेत वाली, अब 12 बजे दिन में देखेंगे तो वो मजेदार नहीं रहेगा, रात के 12 बजे देखेंगे तो उसका मजा अलग है। माहौल महत्वपूर्ण होता है। तो रामकृष्ण गुरुजी ने पूछा कैसा महसूस हो रहा था जब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठा था, सांस नहीं ले पा रहे थे, निपटने वाले थे? तो गुरुजी से कहा रामकृष्ण विवेकानंद ने, गुरुजी बस छटपटाहट बहुत ज्यादा थी, बस मन में यही भावना रहती किसी भी प्रकार से बस इस जल के बाहर निकल जाए, बहुत छटपटा रहा था मन, बस किसी भी प्रकार से इस पानी से बाहर निकल जाए, बस मन में यही इच्छा थी। रामकृष्ण ने कहा बस यही चीज तो चाहिए ज्ञान के लिए, बस यही चीज तो चाहिए ज्ञान के लिए। ज्ञान प्राप्त करना है तो मन में वो छटपटाहट होनी चाहिए, मन में छटपटाहट होनी चाहिए कि जिस प्रकार जल से बाहर निकलने पर तुम्हें प्राण वायु मिल गया, वैसे इस संसार रूपी भवसागर से प्राप्त मुक्त होने के लिए, अर्थात ज्ञान की वास्तविकता को जानने के लिए तुम्हारे अंदर वो छटपटाहट होनी चाहिए। जब वो छटपटाहट होगी तभी वो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तुम्हें ईश्वर से मेल मुलाकात होगा। जब तक वो छटपटाहट नहीं रहेगी, सोचोगे कि सिर्फ ईश्वर से हमें मेल मुलाकात करनी, तब वो ईश्वर नहीं मिलेगा। जिस हद तक वो छटपटाहट रहेगी उस हद तक ईश्वर के अंश से तुम्हारी मुलाकात होगी। विवेकानंद ने कहा कि मैं बात समझ गया गुरुजी, अब आपकी जरूरत नहीं है। तो 1880 में पहली बार विवेकानंद की मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से, और 1886 आते आते गुरु ज्ञान प्राप्त हो गया। विवेकानंद ने कहा कि गुरुजी अब ज्ञान मिल गया है मुझे, तो रामकृष्ण साहब की मृत्यु हो गई, रामकृष्ण निपट गए। कब? 1886 में। जब 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, तो अब जब बड़े बुजुर्ग निपट जाते हैं उसके बाद ही उनकी अहमियत हमें पता चलती है। अगले ही वर्ष 1 साल के भीतर इनको महसूस हुआ गुरुजी तो छोड़ के चले गए, हम अकेले हो गए, अब क्या करें? तो गुरुजी ने जो कुछ सिखलाया है अब उसका प्रचार प्रसार करना शुरू करें। तो 1887 में पहली बार इन्होंने बारानगर में, कहां पे? बारानगर में इन्होंने एक मठ की स्थापना की 1887 में। कहां पे? 1887 में बारानगर में पहले मठ की स्थापना करते हैं। कौन? विवेकानंद। 1887 बारानगर में पहला मठ। उसके बाद क्या हुआ? 1893 का वर्ष आता है, भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं और घूमते हुए कहां पहुंच गए? घूमते हुए विवेकानंद पहुंच गए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो लोग गए होंगे, वहां पे PSR है, पार्थ सारथी रॉक है, जानते होंगे।
समुद्र के अंदर थोड़ी सी, कन्याकुमारी जाते हैं। कन्याकुमारी जब गए तब इनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ नए प्रकार का। विवेकानंद को एक नए प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ कि धर्म में सुधार मुद्दा नहीं है, धर्म में सुधार मुद्दा नहीं है। धर्म में सुधार करके क्या करेंगे, फिर बाद में विकृतियां आएंगी। हमारा जीवन का जो मोटो होना चाहिए वेदांत दर्शन से चूंकि प्रभावित है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य सेवा होनी चाहिए। जो घायल हैं, जो अपंग हैं, जो अपाहिज हैं, जो कमजोर हैं, निर्बल प्रकार के लोग हैं, उनकी सेवा करें। तो इनको कन्याकुमारी जब 1893 में ये जब कन्याकुमारी गए तब इनको एहसास हुआ, किस बात का एहसास हुआ, तो इनको एहसास हुआ कि धर्म में सुधार मुद्दा मेरा नहीं है, मेरा लक्ष्य मानव सेवा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानव सेवा। तो मानव सेवा को अब अपना इन्होंने लक्ष्य बना लिया। तब तक इनकी प्रसिद्धि काफी अच्छी खासी हो चुकी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हाथों हाथ लिए जाने वाली नहीं, लेकिन अच्छी खासी प्रसिद्धि हो चुकी थी। इसी दौरान 1893 में ही क्या हुआ, शिकागो में क्या हुआ, विश्व धर्म संसद का आयोजन होता है। विश्व धर्म संसद का आयोजन होता है या विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है। और भारत की ओर से प्रतिनिधि बनकर के कौन जाते हैं, विवेकानंद जाते हैं। प्रतिनिधि विवेकानंद बनकर के जाते हैं शिकागो। अब यहां पे एक दो प्रकार का प्रश्न बनेगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि के तौर पे शिकागो जाते हैं 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब ये जो प्रतिनिधि के रूप में भारत से जाते हैं, तो एक प्रश्न जो कि आज तक किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, कौन से जहाज से गए थे। उड़ने वाला जहाज नहीं था, पानी में रेंगने वाला जहाज था। कौन सी जहाज थी, पेनिनसुलर जहाज से, पेनिनसुलर जहाज से जाते हैं। कहां पे, शिकागो जाते हैं। कौन जाता है, तो विवेकानंद को लेकर के बात ये समझें कि विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1863 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1902 में, अर्थात कुल सिर्फ और सिर्फ 39 वर्ष तक जीवित थे। विवेकानंद सिर्फ और सिर्फ 39 वर्ष तक जीवित रहे और बड़ा नाम कमाया 39 वर्ष में। 1863 में जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो नाम था वो नाम था बचपन का नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र दत्त इनका वास्तविक नाम था। ये जो पेनिनसुलर जहाज से जाते हैं तो यहीं पे एक तथ्य और जुड़ता है, वो ये कि ये जो नरेंद्र दत्त हैं, जब ये फिक्स हो गया कि नरेंद्र दत्त जाएंगे भारत की ओर से, एक मीटिंग होती है, ग्रुप बैठता है, मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान ही खेतड़ी महाराज, खेतड़ी के राजा खेतड़ी महाराज ने एक प्रस्ताव दिया कि नरेंद्र दत्त के नाम से जाओगे तो यार मजा नहीं आएगा, तुम तो इतने जानकार हो चुके हो बाबा जी, मैं चाहता हूं आप कुछ जानकार टाइप वाले शब्दावली के साथ आप जाएं। तो खेतड़ी महाराज के अनुरोध पर इन नरेंद्र दत्त का नाम चेंज हुआ और नाम अब रखा गया इनका विवेकानंद। ठीक है, नरेंद्र दत्त किसके वजह से विवेकानंद हो गए, तो नरेंद्र दत्त खेतड़ी महाराज की वजह से विवेकानंद हो गए। विवेकानंद नाम के साथ जाते हैं पानी वाले जहाज पेनिनसुलर पे बैठ के, कहां पे जाते हैं, शिकागो। क्यों जाते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि के रूप में। कब की बात है, 1893 की बात है। अब जब वहां पे जाते हैं तो वहां भी खेला करते हैं ये, वहां पे जाते हैं शिकागो। तो आप में से सारे लोगों को भी जानकारी होगी कि इन्होंने पे जो भाषण दिया वो भाषण दिया था शून्य पर। किस पर, शून्य पर। गोल गोल घुमा रहे थे, हम लोग घूम रहे थे, जैसे कई बार मैं भी गोल गोल घुमा देता हूं तो आप घूमते रहते हैं, गुरुजी हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो शून्य पर भाषण दिया था
और इनके शून्य का मतलब क्या था? इनके शून्य का मतलब था ब्रह्म। इनके शून्य का मतलब था ब्रह्म। शून्य कहने का मतलब ब्रह्म। ब्रह्म पर इन्होंने भाषण दिया था और इस भाषण पे जो मूलभूत बातें थी, जो मुख्य बातें थी, अर्थात ये विषय है ब्रह्म, इस विषय को आधार बनाकर के बोलना शुरू किया। और उस भाषण का जो निचोड़ था, वो निचोड़ क्या था? अब में से किसी को नहीं पता होगा उस बात का निचोड़ क्या था कि मैं प्राच्य देश का रहने वाला हूं, जहां पे आध्यात्मिकता को तरजीह दी जाती है। आया हूं शिकागो पाश्चात्य देश में, जहां पे भौतिकता को तरजीह दी जाती है। जबकि हम चाहे प्राच्य देश वाले हों चाहे पाश्चात्य देश वाले हों, हम सब ब्रह्म के अंश हैं, हम सब मानव हैं और हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की आधारशिला पे आगे चलना है। तो इनके भाषण का जो निचोड़ था, वो निचोड़ था अध्यात्मवाद एंड भौतिकवाद के बीच हम मानवों को क्या करना चाहिए? संतुलन बनाना चाहिए। यही बात इनके भाषण का निचोड़ था। मानव को क्या करना है? अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच संतुलन बना करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। यही इनके भाषण का निचोड़ था। फिर जब ये भाषणबाजी हो गई इनकी, हाथों हाथ इनका भाषण लिया गया, अंग्रेजी में भाषण दिया था तो खूब तालियां बज रही थी, पगड़ी वगड़ी लगा करके आए थे बाबाजी वाली। लोगों को उम्मीद नहीं थी, लोग सोच रहे थे संस्कृत में बोलेगा, बाबा जी संस्कृत में बोलेगा, इंडिया से आया हुआ है। और शुरुआत ही किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम विवेकानंद, केम फ्रॉम इंडिया, आई हैव टू नोटिस यू दैट इंडिया इज सच टाइप ऑफ कंट्री। इस टाइप की बातों से शुरुआत किया इन्होंने और तालियां बजनी शुरू हुई। लंबे समय तक तालियां बज रही थी कि भारतीय बाबा इस प्रकार की बातें बोल रहा है, इतने ज्ञानवर्धक बातें कर रहा है जिसमें मैटेरियलिस्टिक लाइफ की बातें, भौतिकता वाली बातें हैं और आध्यात्म वाली भी बातें हैं, और किस प्रकार का सामंजस्य बैठा रहा है अपनी बातों में। लोग इतने गदगद हो गए कि अगले ही दिन जो न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र था, न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा अपने संपादकीय कॉलम में, व्हाट अ पर्सन केम फ्रॉम इंडिया, लिखा कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है और हम अर्थात न्यूयॉर्क हेराल्ड इस बात को महसूस करते हैं कि इन जैसे ज्ञानवान देश में, जहां पे इस प्रकार के लोग, विचार के बौद्धिक समृद्ध लोग रहते हैं, उसको पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान कराया जा रहा है, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे ज्ञानवान देश को ज्ञान प्रदान करना अंग्रेजों के द्वारा या हम पाश्चात्य कल्चर वालों के लिए शर्मनाक बात है। इस प्रकार की बात लिखी न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। रोमिया रोला का नाम सुना होगा, उन्होंने इनको कहा तूफानी हिंदू, गजब के हिंदू हो भाई विवेकानंद। रोमिया रोला का नाम बहुत ही पॉपुलर तत्कालीन समय में, रोमिया रोला ने इनको तूफानी हिंदू की संज्ञा दी थी। तो तूफानी हिंदू किसको कहा जाता है? तूफानी हिंदू विवेकानंद को ही कहा जाता है। विवेकानंद की कुछ किताबें बहुत ही पॉपुलर हुई। इसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा और भी बता देते हैं। तो 1893 में ये सारी बातें हुई, घूम रहे थे विदेश में ही, 1896 में भी विदेश में ही घूम रहे थे और 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने, विवेकानंद ने एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। एक अलग से प्रश्न, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां की थी? न्यूयॉर्क में की थी विवेकानंद ने। इसके अलावा भारत आते हैं वापस। तो भारत आने के पहले ही
जब विदेश में ही अभी भ्रमण कर रहे थे, इसी दौरान न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। इसी दौरान ये इंग्लैंड भी जा करके घूम के आए, प्रवचन दे करके आए, फ्रांस भी गए, घूम करके आए, जर्मनी की यात्रा भी किए, स्विट्जरलैंड भी पहुंच गए। ठीक है, यश चोपड़ा के जैसे स्विट्जरलैंड की भी यात्रा कर लिए। 1890 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, फिर भारत आते हैं। गब्बर इज बैक। 1897 में भारत आते हैं और 1897 में कलकत्ता में एक जगह वेल्लूर, कहां पे? वेल्लूर, कलकत्ता में वेल्लूर, और अल्मोड़ा में एक स्थान मायावती। ये बहन जी नहीं, ये मतलब स्थान का नाम है अल्मोड़ा में। इन दो स्थानों पे फिर से दोबारा से दो अलग मठ की स्थापना करते हैं। याद रख लेना, ये मठ बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत देश में। ये दो नए मठों की स्थापना करते हैं वेल्लूर और मायावती नामक स्थानों पर। फिर लगे हाथ एक बड़ा तीर चला देते हैं 1897 में ही। 1897 में इन्होंने कलकत्ता में ही क्या किया? कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1902 का वर्ष आता है, निपट गए, मृत हो गए। इनकी कुछ किताबें हैं। किताबों की अगर बात किया जाए, पुस्तकें या रचनाएं, प्रबुद्ध भारत नाम सुना होगा। प्रबुद्ध भारत किसमें? इंग्लिश में। उद्बोधिनी, उद्बोधिनी। इसके अलावा मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। इसके अलावा पाश्चात्य एवं प्राच्य। इसके अलावा राजयोग। इसके अलावा कर्मयोग। इस प्रकार की किताबें इन्होंने लिखी हुई थी। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कुछ रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के विषय में आज बातें हमने की। कल इन सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हंसते खेलते ये सारी बातें अब याद हो गई होंगी आपको। कम से कम इन सारी बातों को नोट कर लेंगे, और भी जो कुछ खेला शेष या खेला होबे वाली बातें हो सकती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है।